राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज राष्ट्रीय मुद्दे जो राष्ट्र के लिए आज एक बार फिर से बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों में फिर से एक बार आंसू को लेकर तरह तरह की बातें चलनी शुरू हो गई है। आखिर क्या कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति विवश हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानव हृदय आखिर इतना विवश क्यों हो उठता है कि एक सर्वोच्च पद पर लोकतंत्र के मंदिर का इतना बड़ा पुजारी विवश हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाती है। हम चर्चा करेंगे जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और तरह तरह की बातें करने वाले वे लोग कौन हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भावना को न समझकर उन पर प्रहार करने का मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर वे कौन हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं, इन सभी बातों पर आज हम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे और हम राष्ट्रवासियों से भी यह जानना चाहेंगे और हम आपको पहले यह बताएं कि किस प्रकार से जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से लेकर आज जब वे दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत की छवि को बनाने, भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार उनका प्रयास जारी है, तो फिर क्यों बीच में इस तरह की बातें उठती है और आखिर ऐसा क्या होता है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहने के बाद भी प्रधानमंत्री का मानवीय हृदय पिघल उठता है और उनके आंखों से अश्रु निकल पड़ती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के गुजरात से यात्रा को लेकर। जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उस समय में भी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उनका विरोध किया जाता था। न सिर्फ विरोधी दलों के द्वारा सवाल उठाए जाते थे, बल्कि भाजपा के अंदर भी कई मौके पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर सवाल उठाए गए। और यह बात आप जब पीछे देखेंगे, जब आप खोजेंगे, तो आपको स्वतः ही संज्ञान में आएगा कि कई मौके ऐसे आए जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा गुजरात में रहते हुए राष्ट्र के हित में किए गए कार्यों को लेकर विवाद उठे और बड़े ही कठोर ढंग से उनके ऊपर एक तरीके से राजनीतिक प्रहार किया गया
लेकिन नरेंद्र मोदी बगैर किसी बातों की परवाह किए हुए निरंतर गुजरात के विकास की दिशा में और राष्ट्र को मजबूती देने के लिए गुजरात में बैठकर जो भी कदम उठाया जाना चाहिए यह प्रयास करते रहे और भाजपा को मजबूती देने का लगातार काम किया, जिसका परिणाम यह सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक दिग्गज के रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सामने लाया और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुना गया। उन्हें नेता भाजपा ने स्वीकार किया। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चर्चाएं उस दरमियान भी उठी थी और बहुत तरह के सवाल और जवाब हुए थे, लेकिन सभी बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बैठाया। यहाँ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको याद दिला दें कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2014 का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई तो कांग्रेस के द्वारा तरह तरह के सवाल उठाए गए थे और कांग्रेस के उस समय के एक दिग्गज नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चाय बेचने वाला क्या भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जो इस पृष्ठभूमि को जानते हैं वो जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पिता चाय बेचने का काम करते थे और बचपन में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उनके साथ काम किया था। बाद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने घर से निकले, उन्होंने तपस्या की है, गुफा में गए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने जनसंघ के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम किया है। यह सब एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी का लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोध होता रहा है, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक जीवंत शक्ति है और जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका विरोध होता है। जो कुछ करेगा ही नहीं उसका क्या कोई विरोध करेगा। यह प्रमाणित करता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, एक शक्तिशाली राजनेता हैं, जिनके प्रभाव से, जिनकी कार्यशैली से उनके विरोधियों को परेशानी होती है। परेशानी किस प्रकार की होती है, वे किस प्रकार से परेशान होते हैं, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हम उससे पहले अभी आपसे यह बताएं कि प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनाए गए तो वे सबसे पहले जब संसद में प्रवेश किया, वह पहली बार संसद में प्रवेश कर रहे थे
तो उन्होंने संसद के सीढ़ी को प्रणाम किया था, अपना मस्तक संसद की सीढ़ी पे रख दिया था। आप लोगों ने उस समय देखा होगा जो किस प्रकार से अपने घुटने के बल बैठकर यह राजनेता भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया था कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत की संसद को नमन कर रहा है, अपने घुटने पर बैठकर अपने मस्तक को सीढ़ी पर रखकर। कई लोगों ने इसे भी एक मजाक के रूप में लिया था, इसे भी एक ढकोसला के रूप में लिया था। लेकिन जो सच्चाई को जानते हैं, जो इस बात को अनुभव किया है अपने जीवन में, वह इस बात को बखूबी समझ गए थे कि यह व्यक्ति संसद में प्रवेश करने के बाद भारत की तकदीर को बदलने के लिए क्या कदम उठाने वाला है। बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को, यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं को भी ऐसा लग रहा था जो व्यक्ति कभी संसद में इससे पहले कदम ही नहीं रखा, राज्य तक ही सीमित था, वह इतने विशाल देश को आखिर कैसे संभालेगा, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज को बुलंद कर पाएगा। और कई राजनेता तो यह भी भ्रम पाल रखे थे अपने मन के अंदर कि जब वे इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे तो उनका महत्व अधिक बढ़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, और प्रधानमंत्री को वे जैसे चाहेंगे वैसे चलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उन सभी लोगों को झटका लगना शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक से बढ़कर एक वैसे काम करने लगे जो आज़ादी के बाद से लेकर उस वक्त तक भारत की जरूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को निखारने के लिए, भारत के अंदर जो विशेषता है उसे बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार करने का उन्होंने काम किया, उसे देखकर न सिर्फ उनके दल के अंदर के राजनेता अचंभित रह गए, बल्कि उनके विरोधी दल के नेताओं को भी यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है। और धीरे धीरे लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यशैली के कायल होने लगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं एक ब्रेक पर। हम ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आंखों में आंसू बार बार क्यों आ रहा है, और कई मुद्दे पर आप कहीं जाए नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत के इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका फिर से स्वागत है। हम
आपसे अब आगे बात कर रहे हैं जो कि 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो काम किया, उस 5 वर्षों में उनके द्वारा नोटबंदी का जो कार्यक्रम किया गया, उसे लेकर संपूर्ण विश्व अचंभित हो उठा था और भारत की राजनीति में तो तूफान ही उठ गया था। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसकी परवाह नहीं की और लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में ही जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में देश की जनता ने फिर से एक बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार पर भरोसा किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधान के रूप में स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई वह यह थी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि एक प्रदेश की भी राजधानी है। यह कहा जाए कि दिल्ली डबल राजधानी है, एक राज्य की राजधानी, एक राष्ट्र की राजधानी। यहाँ के सातों सीट पर यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही विजयी बनाया। हम आज आपसे बात करेंगे कोरोना को लेकर। एक बार नोटबंदी के समय भी गोवा के कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आंखों में आंसू आ गया था। फिर अभी कोरोना काल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आ गया है। इस पर तरह तरह के बातें उठ रही है, इसीलिए मुझे आज फिर से एक बार इस बात को आपके सामने लेकर आना पड़ रहा है, क्योंकि जब गोवा में नोटबंदी के समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आंखों में आंसू आ गया था, तो हमने उस समय में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से अपील किया था और इस बात को सामने लाया था कि भारत की जनता ने आपको 60 महीनों के लिए चुना है। आप 60 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपके दल के लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो। भारत की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है और आप राष्ट्र हित में राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए आपको जो भी कदम उठाना है आप उठाएं। आज फिर से एक बार मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि भारत की जनता ने दोबारा आपको चुना है और आपको 60 महीनों के लिए आपको भारत का नेतृत्व सौंपा है। आप भारत के उत्थान के लिए, भारतवासियों के कल्याण के लिए आप जो भी उचित कदम है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उसे उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके पार्टी भाजपा के लोगों को वह मंजूर होना चाहिए और आप अपने पार्टी के लोगों को समझाएं, बताएं कि वह कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अधिक भारत की जनता नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर
भरोसा करके लगातार दूसरी बार सत्ता सौंपने का काम किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में समय कम है, ढेर सारे मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, हम फिर आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन हम आपको यह बताएं कि अगर किसी भी व्यक्ति के आंखों में अगर आंसू आता है तो इसका अर्थ है जो उस व्यक्ति की आत्मा जिंदा है। जब उसके आत्मा से कोई आवाज निकलती है और वह उसे बोल नहीं पाता तो आंखों से अश्रु बनकर वह बाहर छलक पड़ती है। इसका अर्थ यह कतई नहीं समझना चाहिए कि वह व्यक्ति कमजोर है। कोई कमजोर व्यक्ति अगर रोता है तो उसके आंखों की आंसू और एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, जिसके ऊपर उसके राष्ट्र की जनता का भरोसा हो, जिसके पास सत्ता और शासन हो, अगर वैसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के आंखों से अगर आंसू निकलती है तो इसका अर्थ है जो वह मानव के दर्द को अनुभव कर तड़प उठा है, वह विवश हो रहा है, कुव्यवस्था को लेकर उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाने की सख्त जरूरत है। और कई जगह कठोर कदम भी अगर उठाना पड़े शासक को तो उसे इस परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए। यही राष्ट्र की आवाज है और राष्ट्र इसी चीज को देखता और महसूस करता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें, जो 3 देशों का आंकड़ा हम आपके सामने में रख रहे हैं, जो अमेरिका, ब्राजील और भारत। भारत में 12 मई 20 को पहली मौत कोरोना के कारण हुई थी। अमेरिका में 29 फरवरी 20 को कोरोना के कारण पहली मौत हुई थी और ब्राजील में 17 मार्च 20 को कोरोना के कारण पहली मौत का आंकड़ा सामने आया था। 12 मई 20 से लेकर 22 मई 21 तक भारत में करीब 3 लाख लोगों को कोरोना के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। वहीं अमेरिका में 10 माह के अंदर 6,03,408 लोग कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए। वहीं ब्राजील में 12 महीने के अंदर 4,46,500 से अधिक लोग कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और आप सभी राष्ट्रवासियों को इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो भारत की स्थिति, भारत की जनसंख्या, भारत की व्यवस्था आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद अब तक क्या रहा है, और उस परिस्थिति में अगर भारत इस कोरोना काल में भी 2 वैक्सीन और टैबलेट दवा का आविष्कार करने में, खोज करने में, उसके निर्माण करने में सफल रहा है, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफल रहा है, जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में सफल रहा है और आगे वह कदम बढ़ा रहा है, तो भारत जाग उठा है और भारत के जगने में सभी भारतवासियों ने अपना योगदान दिया है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और यह सभी चीजें अगर हो रही है तो यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हो रहा है
क्योंकि भारत के पास एक सफल नेतृत्व है जिस एक व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र भरोसा कर रहा है। भारत में इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है और भारत की विभिन्नता में एकता, इस आपातकाल में, इस महामारी काल में सबको साथ लेकर चलना और कोरोना पर विजय प्राप्त करना किसी भी महायुद्ध से कम नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज विदा लेंगे। इससे पहले हम यह आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूं आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, नित्य होने वाले मौतों के ग्राफ भी गिरने शुरू हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से फिर से एक बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हम आज आपसे यहीं विदा लेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।